तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखो, लेटर वैदिक पीरियड उस पीरियड का नाम है, जैसा कि अभी मैंने बताया, जब आर्यंस इंडिया में आके यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ठीक तरीके से सेटल्ड हो गए थे और उन्होंने अपनी बड़ी बस्तियां बना ली थी। ये वो समय है। इसी समय बाकी के तीनों वेदों की रचना भी हुई। बाकी के जो थ्री वेदास हैं ऋग्वेद को छोड़कर, उनका पीरियड भी यही है लिखे जाने का। याद रखना, ये बात पूछी गई है एग्जाम में। इसलिए प्री वैदिक पीरियड तो वो है जिसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई। इसीलिए कुछ लोग केवल ऋग्वेद को ऑथेंटिक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आर्यंस ने कुछ लिखा तो दैट वाज ऑफ ऋग्वेद। बाकी सामवेद में जो ऋग्वेद के हाइम्स हैं, उनको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाए, उसका उच्चारण कैसे किया जाए, इस बात का जिक्र है। संगीत वगैरह का जिक्र है उसमें। क्योंकि हाइम्स बेसिकली एक तरीके की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो वो किस तरीके से स्वरों से उस ऊर्जा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम, ये सामवेद में है। तो इसका मतलब ये हुआ ऋग्वेद का ऑक्सिलरी एक पार्ट है। हालांकि वो बात अलग है कि एक अलग वेद है। यजुर्वेद भी इसी तरीके से लिखा गया, क्योंकि ऋग्वेद में बेसिकली जो हाइम्स हैं वो देवताओं के लिए समर्पित हैं। जैसे इंद्र के लिए 275 सबसे ज्यादा हैं। तो अब उसमें यज्ञ का भी वर्णन है। जब देवता को समर्पित होंगे हाइम्स, तो यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ के कुछ नियम और कानून हैं। उन नियम और कानूनों का जिक्र यजुर्वेदा में है। इसीलिए उसका नाम यजुर रखा गया है, यजुर्वेद। ठीक है, यानी ऐसा वेद जो यज्ञ को समर्पित है या यज्ञ से संबंधित है, दैट इज यजुर्वेदा। तो ये दो हुए, और तीसरा अथर्ववेद है। तीसरे की रचना तो बहुत बाद में हुई। ये दो तो बाकी और भी पहले हो गए थे। तीसरा ये अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। इसका जो विषय है बेसिकली, वो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि नॉन आर्यंस आइडियाज को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें औषधियों का वर्णन है अथर्ववेद में, मेडिसिन्स का वर्णन है। दूसरा, इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र, इस तरीके के विषय इसका मुख्य आधार है अथर्ववेद का। तो इसको नॉन आर्यंस का ग्रंथ माना गया, इसीलिए ये सबसे बाद में लिखा गया। और ये माना गया कि जब आर्यंस कल्चर यहाँ की नॉन आर्यन कल्चर को उसने अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब इस ग्रंथ की रचना हुई। इसीलिए अथर्ववेद में आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों तरीके के आइडियाज मिलते हैं। तो ये तीन ग्रंथ थे जो इस पीरियड में सबसे पहले लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए इसको उत्तर वैदिक कहते हैं, लेटर वैदिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड? बाकी लोगों को आ गई सबको? यानी लेटर वैदिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें बाकी के तीन वेदों की रचना हुई। बाकी के तीन वेद और दूसरे ऑक्सिलरी जो वैदिक लिटरेचर है, ब्राह्मणास, आरण्यक्स वगैरह, वो लिखे गए। इस काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो सब, चलिए, तो देखो, अब आर्यंस का ज्योग्राफिकल यानी लेटर वैदिक पीरियड का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पूरब की ओर हो जाता है। पूरब की ओर माने पंजाब से ईस्ट की ओर, तो पंजाब से ईस्ट की ओर माने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसलिए लेटर वैदिक पीरियड की जो कल्चर थी, अगर उसका कोई केंद्र था तो दैट वाज वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसीलिए दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दो इंपॉर्टेंट सेंटरों के रूप में उभरे। पांचाल और था, जो कि आजकल बरेली वाला एरिया है, ये बरेली, संभल, रामपुर, ये वाला एरिया पांचाल कहलाता था। तो ये भी एक केंद्र के रूप में था। तो आप पहले देखो, पांचाल भी एक इंपॉर्टेंट केंद्र था। हालांकि पांचाल का जिक्र मैं एक जगह बाद में करूंगा, इसलिए यहां छोड़ रहा हूं। इस समय आर्यंस को कुछ पूरब के बारे में भी जानकारी हो गई थी, ईस्ट एरियाज के बारे में भी।
ईस्ट एरियाज माने ईस्टर्न यूपी के कुछ जिलों जो आज हमारे इसमें शामिल हैं उनके बारे में जानकारी हो गई थी। जैसे दो इंपॉर्टेंट केंद्र थे ईस्टर्न यूपी में, एक था काशी, हालांकि काशी बाद में आएगा, कौशल पहले आता है। पहले जो काशी था वो कौशल के अंडर में था। कौशल माने आज का फरुखाबाद और फैजाबाद, फरुखाबाद वाला डिस्ट्रिक्ट। तो आर्यंस लेटर वैदिक पीरियड में एक तो कौशल के बारे में जानकारी मिलती है। कौशल एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, हालांकि इसको आर्यंस ने कभी बाद, ये सेंटर इंपॉर्टेंट बना बाद में, शुरुआत में इसको आर्यंस ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो एक तो कौशल इंपॉर्टेंट था, एक विदेह इंपॉर्टेंट था। विदेह माने आ, नेपाल का तराई क्षेत्र, यानी आज का गोरखपुर और ये वाला एरिया। बाद में ये जनकपुर के नाम से भी जाना गया, और सीता यहीं की से बिलोंग करती थी। वैदेही इसलिए उनको कहा जाता है, एक नाम है सीता का। तो ये नेपाल तक जाता था, नेपाल की तराई तक। और एक तीसरा राज्य था अंग, अंग राज्य। आपने महाभारत में सुना होगा, कर्ण का राज्य था ये। कर्ण अंग के देश का राजा बनाया गया था। अंग है बिहार, और बिहार में भी मध्य बिहार वाला क्षेत्र, सेंट्रल बिहार वाला एरिया। तो यहां तक लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस की पहुंच थी। यहां तक आर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि इन इन एरियाओं का जो जिक्र है वो वेदों में भी है और उपनिषद में भी है। लेकिन आपने सुना, याद होगा कि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया था, जबकि वो सूत पुत्र थे, यानी सारथी के बेटे थे। तो अंग का राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि अंग को नॉन आर्यंस का कंट्री माना जाता था, नॉन आर्यंस का क्षेत्र माना जाता था। इसलिए पांचाल से आगे, यानी बरेली से ईस्ट की तरफ के जो एरियाज थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था आर्यंस के टाइम में, लेटर वैदिक पीरियड में। इसलिए ये कहा गया कि इन एरियाज में नॉन आर्यंस रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व की ओर आर्य बढ़ तो गए थे, लेकिन नॉन आर्यन कल्चर वहां पर स्ट्रांग थी ईस्टर्न एरियाज में, चाहे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया हो या फिर बिहार वगैरह का क्षेत्र हो। तो आप अगले, मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में ये पढ़ाया था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कुछ बताया था। जैसे मैंने ये बताया कि जो आर्य सोसाइटी थी उसमें सबसे छोटी इकाई थी गांव, इसे ग्राम कहा गया। बट सॉरी, सबसे छोटी इकाई थी परिवार, और परिवार का जो मुखिया था वो पिता कहलाया। फिर उससे बड़ी इकाई ग्राम, कई परिवारों से मिलकर एक गांव बना। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाया। फिर कई ग्रामों से मिलकर एक विश बना। विश माने आज का ब्लॉक कह सकते हैं। उसका हेड विशपति कहलाया, और कई विषयों को मिलाकर जन बना, और उसका हेड राजन कहलाया। ठीक है, तो जन एक कॉन्सेप्ट थी, जन माने एक बड़ा क्षेत्र। ये कबीलाई कल्चर का आधार था, चूंकि आर्यंस की कल्चर कबीलाई थी। उनकी स्ट्रक्चर भी कबीलाई स्ट्रक्चर थी। तो ये कबीले, एक कबीले का एक नेता होता था, वो राजन उसको कहलाया, और वो जो कबीला था वो जन कहलाने लगा बाद में। इसीलिए जन से ही जनपदों की रचना हुई। जनपद माने वो क्षेत्र जिस पर कोई राजा या जन का जो मुखिया था वो रूल करता, दैट वाज जनपद। वो एरिया, उस क्षेत्र को जनपद कहते थे जहां राजा रूल करता था। आर्यों में मैंने आपको पीछे कबीले भी लिखवाए जो इंपॉर्टेंट थे वैदिक काल में। लेटर वैदिक पीरियड में 4 कबीलों के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। इन तीनों वेदों में इनका जिक्र है।
एक तो कबीला मिलता है पुरु और दूसरे का नाम है भरत। इसमें भरत सबसे इंपॉर्टेंट कबीला था। भरत के राजा ही थे सुदास। पीछे हमने जिक्र किया इसका, मैं बस जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूं। भरत कबीले के राजा ही थे सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं को हराया था, जिसका जिक्र है ऋग्वेद में। इस युद्ध का जिक्र है, रावी नदी के किनारे लड़ा गया, सुदास की जीत हुई और बाकी के जो राजा थे, 10 राजा थे, वो हार गए। इस भरत के नाम पर ही, हाँ, बैटल ऑफ 10 किंग्स, इस भरत के नाम पर ही हम लोगों का भारत पड़ा, देश का नाम। अब इसी के राजा थे सुदास। एक जो 10 आर्यंस या नॉन आर्यंस का जो राजा थे जो हारे, उनको लीड कर रहे थे पुरु वंश के राजा। तो ये 2 कबीले इंपॉर्टेंट थे, भरत और पुरु। इस युद्ध के बाद पुरु और भरत दोनों के बीच में मैत्री हो गई, इनके बीच में वैवाहिक संबंध भी बने और भरत और पुरु ने मिलकर, दोनों के द्वारा, दोनों जब मिल गए आपस में, तो एक नए कबीला का जन्म हुआ जिसे कुरु कहा गया। और इसी कुरु कबीले की राजधानी थी हस्तिनापुर। और इस कुरु कबीले के अंडर में ही जो पूरा का पूरा एरिया आता था, इसी को कुरुक्षेत्र कहा गया। तो कुरु कबीले की रचना हुई भरत और पुरु के मिलने से। तो 2 तो इंपॉर्टेंट ये कबीले थे, एक ही बन गया बाद में कुरु। इसीलिए कुरु महाजनपद बना। एक महाजनपद आगे आएंगे, पढ़ेंगे हम लोग, एक महाजनपद था कुरु। ठीक है, हस्तिनापुर राजधानी थी। आप लोगों ने महाभारत इसी से जुड़ी हुई है, पढ़ा होगा। 2 और कबीले थे जो इंपॉर्टेंट थे, तुर्वश और कृवि। 2 के नाम इंपॉर्टेंट है। तुर्वश और कृवि, इन दोनों कबीलों ने मिलकर पांचाल की रचना की। बाद में ये दोनों एक जगह मिल गए और पांचाल नाम से एक नए कबीले की रचना हुई, एक या नया जनपद बना। तो 2 कबीले इंपॉर्टेंट हो गए, कुरु और पांचाल। इन्हीं के द्वारा पूरे आर्यंस का जो लेटर वैदिक पीरियड का इतिहास है वो जाना जाता है। महाभारत में देखा होगा आपने, द्रौपदी या पांचाली पांचाल से ही थी और कुरु जनपद में उनका विवाह हुआ। तो आप अब अगले पॉइंट में लिखना, इसका मतलब ये एरिया यहां तक आर्य जानते थे, यहां तक पहुंच गए थे। अब अगले पॉइंट में लिखना, देखो दक्षिण भारत में, पहले समझो इसे। दक्षिण भारत में दक्षिण की तरफ अगर आर्यंस का कहीं विस्तार हुआ तो नर्मदा नदी के बारे में जानकारी मिलती है इस पीरियड में। सतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मणा है, लिखवाया है मैंने पहले, उसमें रेवा नदी का जिक्र है। रेवा नर्मदा को ही कहते हैं, नर्मदा का पर्यायवाची भी है रेवा। ठीक है, तो रेवा का जिक्र मिलता है, रेवा माने नर्मदा नदी। और एक और नदी है जिसका जिक्र मिलता है, सदा नीरा, दक्षिण भारत की नदी है। कुछ लोग इसे सदा नीरा को गोदावरी के नाम से बताते हैं कि ये नदी गोदावरी थी जो सदा नीरा थी। तो ये 2 नदियां हैं जो दक्षिण में थी, इनका जिक्र मिलता है लेटर वैदिक पीरियड का जो लिटरेचर है उसमें। इसका मतलब ये था कि दक्षिण भारत में या दक्षिण की तरफ आर्य मध्य प्रदेश तक पहुंच गए थे, या महाराष्ट्र का जो कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश का जो बाउंड्री लाइन है, वहां तक के बारे में आर्यंस को जानकारी मिल गई थी। तो हमें एक पॉइंट और लिखना आप, देखो जब अथर्ववेद की रचना हुई, अथर्ववेद लिखा गया, कुछ लोगों का मानना है कि अथर्ववेद बिहार में लिखा गया था, मगध में। इसलिए उसमें नॉन आर्यंस का खूब जिक्र आता है, नॉन आर्यंस के आइडियाज का खूब जिक्र आता है, क्योंकि पूरब की ओर नॉन आर्यंस को माना गया, पश्चिम में आर्यंस को माना गया उत्तर भारत में,
उत्तर पश्चिम में आर्यंस इंपॉर्टेंट थे और पूरब की ओर नॉन आर्यंस इंपॉर्टेंट थे। इसलिए मगध के आसपास के एरिया में अथर्ववेद की रचना हुई। पर इसका इसका खूब जिक्र है। नॉन आर्यंस को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। व्रात्य, VRATYA, इसका मतलब होता है सेकंड क्लास, अगर हिंदी में समझे तो। व्रात्य माने निचले दर्जे का। तो इसमें यह बताया गया है कि जो मगध के आसपास के लोग रहते हैं उनको व्रात्य कहा गया है इसमें, यानी निचले दर्जे का नागरिक कहा गया है। तो एक बात तो इसमें यह साफ होती है कि मगध तक वो लोग पहुंच गए थे आर्यंस, लेकिन नॉन आर्यंस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था अभी तक। आइडियाज को तो उन्होंने ले लिया, लेकिन लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए कहीं कहीं पर दस्यु शब्द का जिक्र मिलता है। दस्यु, दस्यु माने दास। अब दास का मतलब यहां पर ये दास नहीं था, ऐसा दास नहीं जो स्लेव नहीं था। दास का मतलब वो जिसके पास संपूर्ण बराबरी के अधिकार नहीं थे। समाज में थे, वो सब कुछ था, लेकिन इक्वल राइट्स उनके पास नहीं थे। तो जो नॉन आर्यंस थे उन्हीं के लिए दस्यु शब्द का यूज किया गया, उन्हीं के लिए व्रात्य शब्द का यूज भी किया गया है। तो आप एक लास्ट पॉइंट इसमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में और लिख लीजिए। ये दो तीन बातें हो गई ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में। तो क्या पता चला ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन से? ये पता चला कि पूरब की ओर तक इस समय तक आर्यंस बढ़ चुके थे, ईस्ट तक, और बिहार तक आते, अब बिहार तक, मगध तक उनकी जानकारी थी, मगध तक बिहार तक उनकी जानकारी थी। लेकिन उनके केंद्र ये नहीं थे, केंद्र उनका पूरब नहीं था। केंद्र अभी भी उनका भारत में पश्चिमी क्षेत्र ही था, यानी कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये अभी भी उनके मुख्य केंद्र थे जहां वो अपनी कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे। तो दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखना, अगला हेडिंग डालना, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, वैदिक पीरियड में हम लोगों ने ये देखा कि जो जन का हेड था उसको राजन कहा गया, और ये कबीले का भी मालिक होता था। लेकिन ये निरंकुश नहीं था, ऑटोक्रेट नहीं था। जो इसके मन में आए ये उस हिसाब से शासन नहीं चलाता था, बल्कि इसके कामों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए लोगों की संस्थाएं थीं, कबीले के लोगों की संस्थाएं थीं। तीन संस्थाएं देखी हमने पीछे, सभा, समिति और विदत। तीनों में महिलाएं भी, विदत में तो महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं। ये तीनों संस्थाएं राजा के कामों के ऊपर या राजन के ऊपर अंकुश लगाती थी, कंट्रोल करती थी। ये हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। कैसे हुई वृद्धि? का एक कारण तो यह था कि जो कबीले थे वो आपस में झगड़े चलते रहते थे, उनमें लड़ाई होती थी। पहले भी देखा हमने, ऋग्वेद में भी युद्ध का वर्णन मिलता है, 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसे बाद में भी थी। युद्ध के लिए राजा था और सेना होती थी। तो पहले तो सेना वॉलेंटरी थी, यानी पूरे कबीले के लोग अपनी इच्छा से राजा के साथ पार्टिसिपेट करते थे युद्ध में। लेकिन बाद में सेना कंपलसरी हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। एक परिवर्तन तो ये आया जिसकी वजह से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, सेना कंपलसरी हो गई। दूसरा, अब सेना का खर्च चलाने के लिए राजा को कर लगाना पड़ा। पहले बलि एक कर था जो वॉलेंटरी था अर्ली वैदिक पीरियड में। लोग जो उनके यहां उपज होती थी
स्वेच्छा से उसका एक हिस्सा राजा को दे देते थे। दैट वॉज कंप्लीटली वॉलंटरीली। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कर कंपलसरी हो गया, टैक्स। 2-3 करों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। इवन उस कर को वसूल करने के लिए भी एक अधिकारी की नियुक्ति राजा करने लगा। एक अधिकारी का जिक्र भी मिलता है जिसका नाम है संग्रहिता। संग्रहिता और भागदुग, दो अधिकारी हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, इसे आगे आगे आएगा, अभी केवल समझ लो। दो अधिकारियों का जिक्र मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में। एक का नाम है संग्रहिता जो लोगों से इकट्ठा करता था, और एक का नाम है भागदुग जो कि उसको यानी ट्रेजरर कह सकते हैं। सारा जो भी कर का हिस्सा आता था, यानी कोषाध्यक्ष कह सकते हैं उसको, ट्रेजरर कह सकते हैं। तो दोनों बातें हो गई। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें राजा के हाथ में आ गई, एक तो सेना और एक धन। तो राजा की शक्ति में तो वृद्धि हो ही जानी थी। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। अब जब राजा की पावर बढ़ेगी तो वो फिर निरंकुश होगा ही, वो क्यों लोगों की बात सुनेगा। इसलिए सभा समिति और विदत जो थी, जो राजा की शक्ति पे अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी, वो अब डाउन कर गई लेटर वैदिक पीरियड में। इसलिए राजा जहां पहले राजन था अर्ली वैदिक पीरियड में, अब उसका नाम भी बदल गया। अब वो राजन नहीं रह गया केवल, बल्कि उसने सम्राट, ये जिक्र मिलता है, ये शब्दों का जिक्र मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में। सम्राट, एकराट, विराट और भोज, ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र मिलता है राजा के लिए, जो ये बताते हैं कि राजा अब पावरफुल था। जहां पहले राजन था, अब वो सम्राट है, अब वो भोज भी है, अब वो विराट भी है। तो राजा के नाम में परिवर्तन आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्ता है, पहले वो पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में, अब पावर का सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। इसीलिए राजा इंपॉर्टेंट हो गया। पॉलिटिकल लेवल पर यह चेंज मिलता है। अब राजा इंपॉर्टेंट हो गया तो फिर राजा के लिए कुछ यज्ञ भी करने होंगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के लिए कुछ यज्ञ भी करने होंगे। इसीलिए कुछ स्पेशल यज्ञों का अनुष्ठान मिलता है यजुर्वेद में, जो राजा की शक्ति में वृद्धि करते थे। सबसे पहला राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ तब होता था जब राजा का राज तिलक होता था। राज तिलक के अवसर पर जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे, इनकारनेशन ऑफ किंग। फिर अश्वमेध यज्ञ, जब राजा पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में आसपास के राजाओं पर अपनी अधिकारिता सुनिश्चित कर लेता था, तब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ये भी राजा की शक्ति के लिए था। वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथों की दौड़ होती थी। लिखवाऊंगा मैं आपको इन यज्ञों के बारे में, क्योंकि ये पूछे गए एग्जाम में, मैच मेकिंग में आते हैं। वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी, तो राजा के रथ को जिताया जाता था हमेशा। राजा का रथ भी दौड़ता था उसमें, उसको हमेशा जिताया जाता था। तो ये सब किस लिए थे? जिससे राजा की शक्ति में वृद्धि हो और उस वृद्धि को एक्सेप्ट करे जनता। तो दैट पॉलिटिकल चेंज केम इन लेटर वैदिक पीरियड। इसलिए लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे बड़ा परिवर्तन था राजा की, जो आर्यों के राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिला, वो था राजा की शक्ति में वृद्धि। ठीक है, नामों से लेकर, राजा के नामों से लेकर ये और यज्ञों तक में प्रदर्शित होती है ये बात, जो राजा के लिए होने लगे। पहले यज्ञ राजा के लिए नहीं होते थे, पहले यज्ञ देवताओं के लिए होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। अब यज्ञ राजा की शक्ति में वृद्धि के लिए किए जाने लगे। समझा पाया आपको? क्लियर है सब लोगों को? राजसू, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ, ये सब क्लियर है क्यों होने लगे ये?
ऋग्वेद में इनका जिक्र नहीं मिलता, किसी भी यज्ञ का नहीं है, यजुर्वेद में है। बताओ बाकी लोग, क्लियर? चलो अगले पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। सोसाइटी में भी एक मैं चेंज बताऊंगा। सोसाइटी में भी चेंज इसमें था, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था वो, हालांकि वो तो मुझे ऐसे ही ध्यान आ गया। आपने प्लेटो को पढ़ा होगा पॉलिटी में, और प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की है, फिलोसफर किंग की बात की है अपने दर्शन में। लेटर वैदिक पीरियड में फिलोसफर किंग की कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंटली उभरी थी। फिलोसफर किंग, रिपब्लिक तो हाँ रिपब्लिक में की है उन्होंने, प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में की है इसका जिक्र। फिलोसफर किंग की जो कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दी, ये तो बहुत बाद में दी। इंडिया में तो फिलोसफर किंग की कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में आ गई थी, और न केवल कॉन्सेप्ट आ गई बल्कि इस समय कई राजा थे जो फिलोसफर किंग थे। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई, और राजा की शक्ति में अब राजा कौन था? क्षत्रिय था। पुरोहित इस समय एक इंपॉर्टेंट पर्सन था। पुरोहित इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि राजा का इनकारनेशन पुरोहित ही कर सकता था। राज तिलक राजा का पुरोहित करता, यही पुरोहित का कार्य भी था, राजा का राज तिलक करना और धर्म के मामले में राजा को शिक्षा देना। धर्म माने न्याय, यहां से धर्म का मतलब धर्म नहीं है, धर्म का मतलब यहां से न्याय है। अब पुरोहित और राजा के बीच में यहां इस समय एक तरीके का कंट्रास्ट देखने को मिला, क्योंकि राजा की शक्ति तब तक नहीं थी जब तक पुरोहित उसका इनकारनेशन ना कर देता, राज तिलक नहीं कर देता। इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के बीच में एक तरीके की रशाकसी देखने को मिलती है, एक तरीके का तनाव देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि दो ऊपरी वर्ग थे और दोनों ऊपरी वर्ग सबसे सर्वोच्च बने रहना चाहते थे, तो सर्वोच्चता के लिए दोनों में आपस में कंट्रास्ट देखने को मिला। इसलिए कुछ राजा ऐसे माने गए या ऐसे राजा हुए जो कि बहुत विद्वान थे, जिन्हें ब्राह्मण माना गया, जैसे जनक, विदेह के राजा जो सीता के पिता थे। उनका अपना एक बहुत बड़ा दर्शन है। राजा जनक अपने आप में बहुत बड़े दार्शनिक थे। कैकई के राजा थे अश्वपति, जिनकी पत्नी थी कैकई, वो बेटी थी कैकई, जो राम की स्टेप मदर भी थी। काशी के एक राजा थे अजात शत्रु, ये भी दार्शनिक किंग थे। और पांचाल के राजा थे जबाली, जबालो उपनिषद इन्होंने लिखा, पूरा एक उपनिषद इनके नाम पर लिखा गया। तो उपनिषद मतलब फिलोसफर किंग थे ये। तो फिलोसफर किंग की जो कॉन्सेप्ट है, मुझे आपको केवल इतना बताना है कि दार्शनिक राजा की जो संकल्पना है, जो बाद में, बहुत बाद में प्लेटो ने दी, वो भारत में तो इस समय ही आ गई थी, इस पॉलिटिकल पीरियड में देखने को मिलती, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो इसका जिक्र कर लेंगे हम जरूर यहां पे। जब आप मेंस का आंसर लिखें और उस मेंस में आपको लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर लिखना हो, पॉलिटिकल चेंज के ऊपर या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर लेटर वैदिक पीरियड में, तो लास्ट में अगर ये लाइन लिख देंगे ना, तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर को, क्योंकि ये आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी किताबों में इससे इसका जिक्र मिलेगा कहीं पे। और ये बड़ी ही, बहुत ही नई, एक और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है ये। चूंकि इस समय डेमोक्रेसी फेल हो रही है, फिलोसफर किंग की बात हो रही है दुनिया भर में, और हम लोगों के यहाँ पर ये देखने को मिली। चलिए